प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1 को देखें। सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछे जाएंगे। करणी में 5 पूछा जा सकता है, करणी में 2 पूछा जा सकता है, करणी में 3 पूछा जा सकता है, करणी में 7 पूछा जा सकता है। लेकिन एक को ही तुम ठीक से अगर समझ लो तो बाकी सब उसी के जैसे किए जा सकते हैं। जैसे करणी में 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम यहाँ जो है कंट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभासी विधि का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। उसका विपरीत हम मान कर चलते हैं कि करणी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब करणी में 5 एक परिमेय संख्या होगा ऐसा हमने मान लिया, तो निश्चित तौर पे इसे हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। तुम जानते हो किसी परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है जिसका हर कभी 0 नहीं होता। b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम पढ़ चुके हैं। a और b, एक चीज और हम माने कि a और b का कोई जो है एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। मतलब a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो एक और वह संख्या हो सकती है। इसका भी एक और भी हो सकता है और कोई संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे को अब काट सके। सबसे छोटा ये सरल भिन्न कहा जाए जो है। तो अब हम अगर इसको परिमेय संख्या मान लिए तो हम जो है इसको करणी में 5 को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ये इंप्लाइज करेगा, तिर्यक गुणा कर दें तो b आ जाएगा, यहाँ b√5 हो जाएगा, a बराबर b√5 हुआ। ये इंप्लाइज करेगा दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर हो जाएगा, होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर चूंकि 5b स्क्वायर में 5 दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें 5 का भाग जाएगा, अर्थात ये 5 से विभाज्य होगा। और 5b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, तो जब इसका ये वाला भाग 5 से विभाज्य है, अर्थात इसमें 5 उभयनिष्ठ खंड दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी 5 उभयनिष्ठ होगा, इसलिए कि ये इसके बराबर है। जो प्रक्रिया इसमें हो सकती है वही प्रक्रिया इसमें भी हो सकती है, अर्थात a स्क्वायर में भी जो है 5 शामिल है, यानी 5 का भाग a स्क्वायर में भी जा सकता है। वही चीज लिखते हैं, a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। फिर एक प्रमेय हम पीछे अभी पढ़े हैं कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा हो, उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होगा। अर्थात a स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगर a 5 से विभाज्य होगा तो इसको हम मान लें परिणाम a मान लें, रिजल्ट a मान लें। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर a 5 से विभाज्य है तो a को हम a बराबर 5c मान सकते हैं, ठीक है। a बराबर 5c मान सकते हैं वो समीकरण 1 में रखने पर। अब a बराबर 5c को समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 यहाँ है, इसमें जब रखेंगे तो हम देखते हैं कि 5b स्क्वायर इजकल टू कोष्टक में 5b स्क्वायर इजकल टू कोष्टक में 5c का होल स्क्वायर होगा। ये इंप्लाइज करेगा 5b स्क्वायर इजकल टू 25c स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। फिर ये इंप्लाइज करेगा b स्क्वायर इजकल टू 25/5 c स्क्वायर, और 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो b स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। ये इंप्लाइज करेगा कि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, और b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल यानी b स्क्वायर का वर्गमूल b होगा, वो भी 5 से विभाज्य होगा प्रमेय से। इसको हमने b मान लिया, परिणाम b। अब परिणाम a और परिणाम b को देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि a का भी 5 एक खंड है और b का भी एक 5 खंड है, अर्थात a और b दोनों में जो है 5 उभयनिष्ठ खंड है, जो कि अभी हम
मान कर चले हैं कि ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है, और सिद्ध करके हम देख रहे हैं कि नहीं 5 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ खंड है, तो ये तो विरोधाभास हुआ। माने थे कुछ और, हुआ कुछ और। इसका मतलब ये विरोधाभास जब हमने मान लिया कि कहानी में 5 परिमेय संख्या है, उसी मानने के कारण हम इस विरोधाभास पर आ रहे हैं। तो ये विरोधाभास अगर हमारे मानने से आ रहा है तो हमारा मानना क्या होगा? गलत होगा। तो सही क्या है? कहानी में 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था। इसी को कहते हैं कंट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभासी विधि से कहानी में 5, कहानी में 2, कहानी में 3, कहानी में 7, कहानी में 11, कहानी में 13 को हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ कहानी में 5 था तो 5 लेकर चले थे, कहानी में 2 होगा तो 2 चलेगा, कहानी में 3 होगा तो 3 चलेगा, कहानी में 7 होगा तो 7 चलेगा। संख्या बदलेगी, बाकी सारा प्रक्रिया यही रहेगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कहानी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे भी सवाल अक्सर आया करते हैं, बहुत ही सरल है। इसको देखें, 3 धन 2 कहानी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मानेंगे फिर उसी तरह से कि 3 धन 2 कहानी में 5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो अगर परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, p और q धनात्मक पूर्णांक है। ये इंप्लाइज करेगा, अब 2 कहानी में 5, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो p बाई क्यू -3 हो जाएगा। फिर इसको जब सरल करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p -3q बटे 2q हो जाएगा। अब p q जो है ये धनात्मक पूर्णांक है और q जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हर 0 नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम परिभाषा जानते हैं, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। तो p और q ये दोनों धनात्मक संख्या है, किसी धनात्मक संख्या में से कोई धनात्मक संख्या घटाई जाएगी तब भी जो है वो धनात्मक संख्या ही होगी, या अभी जो है पूर्णांक ही होगा, और नीचे भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक से पूर्णांक में भाग देने पर जो आएगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अर्थात ये पूरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इधर देखो परिमेय संख्या है, अभी हमने सिद्ध करके आया है कि कहानी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर अपरिमेय है और इधर परिमेय है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? विरोधाभास कर रहे हैं, क्योंकि बराबर लिखा गया, बराबर तो हो नहीं सकते। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती, तो विरोधाभास हुआ। ये विरोधाभास क्यों हुआ? इसलिए कि हमने माना था कि 3 धन 2 कहानी में 5 एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए हम इस विरोधाभास पर पहुंच रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 कहानी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब देखो 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है। तो 6 + √2 को तो हम अभी किए जैसे वैसे कर सकते हैं। 7√5 इसको भी हम मान लें कि ये एक परिमेय संख्या है, तो p बाई क्यू लिखेंगे ही। फिर 7 से भाग करेंगे तो p बाई क्यू बटे 7, p बटे 7q होगा। p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगा। इधर देखेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा? कि ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से अगर इसको करें 1/√2 को, तो देखो जैसे पीछे किए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो फिर इसको जो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आएंगे, फिर इसको जो है यहाँ कहेंगे। जैसे अभी हम पीछे वाला कहानी 5 को अपरिमेय सिद्ध किए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम सिद्ध करेंगे। बाकी सब वही है, कहीं कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 5। इसी प्रकार 5 का सेकंड है, थर्ड है, ये सब वैसे ही होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो है प्रश्नावली 1.4 पे आते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित विभाजन प्रक्रिया बिना लिखित लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अब बताओ, यहाँ हमें विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाना है,
हमें अपने पीछे पढ़े हुए, जो अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि कब ये संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, कब 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये पढ़ करके आए हैं। उसी का सहयोग ले करके हमें ये सिद्ध कर बता देना है कि कौन जो है शांत होगा, कौन अशांत होगा। तो अब जैसे हम 13/3125 है, 13/3125। अब इसको हमें जांच करना है कि ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो देखो हमने क्या किया, 13 को हम लिख सकते हैं 1/13/5 यानी नीचे का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे वाली संख्या का तो इतना होगा, ऊपर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1/13 होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 13/5 पर 5 हो जाएगा, 5 5 है तो 5 घात हो जाएगा। 13/2 पर 0 गुणे 5 पर 5 लिख सकते हैं, 2 पर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 1 तो था ही इसके बगल में, तो 1 के जगह हमने 2 पर 0 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि नीचे 2 और 5 के खंड हैं, 2 और 5 के खंड है। तो जब 2 और 5 के खंड होते हैं तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के खंड हों तो वह शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। केवल 2 रहे तब भी शांत होगा, केवल 5 रहे तो भी शांत होगा, 2 और 5 रहे तो भी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या आ जाएगी तब शांत नहीं होगा। तो हमने देखा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी तरह से सेकंड है 17/8। अब नीचे वाली संख्या का खंड करेंगे, 2 गुणे 2, 2 पर 3 हुआ, 2 पर 3 गुणे 5 पर 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी 2 और 5 का ही जो है खंड दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। वैसे ही 64/455 है, इसका नीचे करेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13, वो ऊपर तो नहीं सोचेंगे, नीचे देखेंगे। देखो इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 7 और 13 है। तो 7 और 13 होने के नाते जो है ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा देखो उसी तरह से 15/1600 है, तो 5 से हम काट, देखो नीचे वाली संख्या का खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 आए, 1 5 5 से कट जाएगा। 3/2 पर 6 गुणे 5 पर 1, देखो नीचे जो 2 और 5 का खंड आया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो 7 का खंड आ रहा है, ये शांत नहीं होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ देखो 2 और 5 का खंड आया तो क्या होगा, शांत होगा। ये चेक करना है, बहुत ही आसान है। नीचे हर का जो है गुणनखंड कर लो, देखो उसमें 2 और 5 अगर आता है, केवल 2 आवे तब भी, केवल 5 आवे तब भी, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या आ गई तब वो शांत नहीं होगा, तब अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के, प्रश्न संख्या 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिस्थितियों का, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हो। तो उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हो, अशांत वाले को छोड़ देना है, केवल शांत वाले का करना है। तो जैसे 23/2 पर 3 गुणे 5 पर 2 है, तो ये देखो 2 और 5 है खंड में नीचे, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसका हमें दशमलव प्रसार करना है, तो थोड़ा सा हम टेक्निक अपनाएंगे। देखो क्या करते हैं, 2 पर 3 है और 5 पर 2 घात है, तो 5 पर 2 घात है, जिसको भी 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने के लिए एक और 5 से हमें नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर करेंगे, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। फिर ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 115, नीचे हो जाएगा 2 पर 3 गुणे 5 पर 3। अब 2 गुणे 5 पर 3 होल लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 को हम 10 लिख सकते हैं, 10 पर 3 हुआ, 10 पर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं। अब 1000 से भाग देना हमारा सरल हो गया, कुछ नहीं कर पाए, केवल दशमलव का स्थान जो हम लगा देंगे, 3 स्थान दशमलव आगे लग जाएगा। देखो इसका दशमलव प्रसार कितना आसानी से आ गया। इसी प्रकार अन्य को भी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। वही है जो अभी हम लोग पढ़ करके आए। जैसे मान लो ये संख्या है, तुम देख रहे हो
दशमलव के कुछ स्थानों तक जाकर के कट जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? शांत है। वैसे इसको देख रहे हैं तो दशमलव के कुछ स्थानों तक कट नहीं रहा है, अशांत है। अशांत के साथ हम देख रहे हैं कि इसके संख्याओं में बराबर परिवर्तन होता जा रहा है, तो अशांत और अनावर्ती है, अशांत और अनावर्ती है। उसी तरह से इसको देख रहे हैं, दशमलव के कुछ स्थान तक जाते जाते उन्हीं संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है, लेकिन अशांत है, कट नहीं रहा है, तो अशांत आवर्ती हुए। अब यहाँ हम इसका जो है विश्लेषण करें, देखें तो इससे हम लिख सकते हैं दशमलव कई स्थान पर है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, तो 1 के आगे 9 जीरो लगा दिया, दशमलव घटा दिया। अब इसको हम 10 पर 9 लिख सकते हैं, फिर 10 को हम 2 गुणे 5 पर 9 कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हर है 2 और 5 का खंड है, अर्थात ये क्या होगा? शांत परिमेय संख्या होगा, ये शांत होगा। उसी तरह से दशमलव प्रसाद सेकंड वाले का देखें तो अशांत होगा, अपरिमेय होगा। अभी हमने बताया ये जो है अशांत तो होगा लेकिन परिमेय होगा, इसलिए कि ये आवर्ती है, पुनरावृत्ति हो रही है, इन संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए जो है अशांत होकर के भी अशांत आवर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। आगे हम देखते हैं, इतना कुछ पढ़ने के बाद से हम कुछ निष्कर्ष अपने मन से भी निकाले हैं। जैसे नोट फर्स्ट, जब किसी प्रश्न में पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं का भाग देने पर अमुक शेष बचे, तो ऐसे प्रश्न को हल करने में जो संख्या शेष बच रही हो उसे संगत संख्याओं में से घटाकर तब एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो संख्याएं दी रहती हैं और जो शेष बचने की बात कहे, संगत संख्याओं में से घटा करके उसका क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही उत्तर हो जाता है। दूसरा, हमने अभी तक अनुभव किया कि जब किसी प्रश्न में पूछे कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसे अमुक संख्याओं से विभाजित करने पर शेष अमुक अमुक बचे, तो ऐसे प्रश्नों में पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं और उसमें से शेष बचत वाली संख्याओं को जोड़कर घटा देते हैं, जो अभिष्ट उत्तर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, पहला जो नोट्स हमने दिया था उस पर एक प्रश्न लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 320 और 458 को भाग देने पर शेष 5 और 8 बचे। तो क्या करेंगे? जो हम बताए हैं, जैसे 320 में से 5 घटा देंगे और 458 में से 8 घटा देंगे, तो 320 में से 5 घटाने के बाद से 315 हो जाएगा, 458 में से 8 घटाने पर 450 हो जाएगा। तो 315 और 450 का एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड वाले में देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ, ये इसके लिए है उदाहरण, वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसे 28 और 32 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 12 बचे। तो अभी हमने बताया कि इसका एलसीएम निकालते हैं, पहले जो है 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे और जब एलसीएम निकल जाएगा उसमें से इन दोनों का योगफल जो शेष है निकल रहा है, उन दोनों को जोड़ करके और इसके एलसीएम में से घटा देंगे, वही इसका उत्तर हो जाएगा। शेष अगले क्लास में हम लोग लेंगे।